सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज हम आपके सामने एक बार फिर से ले आए हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11, जो कि होने वाला है टोटली इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड। इससे पहले थोड़ा सा हम सीरीज और पैरेलल के डिसएडवांटेज इन डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने नए टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पावर में आज आप उसके बेसिक से लेके कहाँ उसका कमर्शियली यूज़ होता है और किस तरीके से आपके घर में बिजली का बिल आएगा, या किस तरीके से आप कितनी पावर जो है उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर भी आज हम पूरी की पूरी बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, जहां आपको एक नहीं, दो नहीं, 4 फॉर्मूले मिलेंगे इलेक्ट्रिक पावर के, और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कौन सा फॉर्मूला कहां पर पुट करके उस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इसमें पहले सीरीज में जो हम करेंगे, सीरीज और पैरेलल का जो लास्ट टॉपिक हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह कवर किए थे, उसमें हमने एक बहुत ही माइनर सा कॉन्सेप्ट रह गया था, वो था डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग, या फिर हम उसका एक अलग से जो बुक में नाम है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली डोमेस्टिक वायरिंग को ही रिजेंबल कर रहा है कि किस तरीके से आपके घर में वायरिंग लगी होनी चाहिए, क्या वो सीरीज में लगी होनी चाहिए या फिर वो पैरेलल में लगी होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं बता दूं आपको डायरेक्टली कि आपके घरों में जो भी वायरिंग लगी रहती है वो पैरेलल सर्किट में लगी रहती है। उसके कई ज़्यादा एडवांटेजेस हैं पैरेलल में लगाने के, और सीरीज में अगर आप डोमेस्टिक वायरिंग को लगाते हैं तो उसके मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, जो कि फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होते। ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस हैं तो फ़ायदेमंद कैसे होंगे, बट ये है कि अगर पैरेलल में पूरा सर्किट लगा रहता है, जो कि होता है, पैरेलल में ही लगाया जाता है किसी भी घर में सर्किट, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वहाँ पर वोल्टेज इक्वली मिलता है, हर किसी को बराबर वोल्टेज मिलता है। हर अप्लायंस को, जैसे बल्ब है उसको अपना वोल्टेज मिलेगा, फैन जो चल रहा है उसको अपना वोल्टेज मिलेगा, टीवी, फ्रिज, एवरी अप्लायंस दैट इज इन दैट होम जो पैरेलल कनेक्टेड है, जिसके अंदर पैरेलल सर्किटिंग हो रखी है, उसमें हर अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज मिलता है, रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, और बहुत सारी अलग अलग एडवांटेजेस हैं। जबकि सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। सीरीज सर्किट कहाँ पर फ़ायदेमंद रहता है, जैसे डेकोरेशन वगैरह, जैसे दिवाली में डेकोरेशन होती है, लाइटनिंग वगैरह करते हैं, तो उस समय पर सीरीज सर्किट काफ़ी काम आता है, क्योंकि वहाँ पर आप थाउजेंड्स ऑफ बल्ब, हंड्रेड्स ऑफ बल्ब को एक ही स्विच से कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए अब अगर आपने देखा होगा लड़ियाँ लगी रहती हैं दिवाली में, तो बहुत सारा बल्ब ऐसे कनेक्टेड रहते हैं एक के पीछे एक के पीछे। अगर हर बल्ब का, जो भी बल्ब उस लड़ी में लगा हुआ है, उसका अगर अलग से एक स्विच हो तो बहुत सारे स्विचेज ही हो जाएंगे। जितने लड़ी में बल्ब होंगे उस लाइट में, उतने ही आपके पास स्विचेज होंगे, तो वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है। इसीलिए सीरीज सर्किट का ज़्यादा फायदा होता है ऐसी जगह पे जो डेकोरेशन वाली लाइट वगैरह होती है, वहाँ पर उसका ज़्यादा फायदा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो पैरेलल है वो आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है। सीरीज़ की अगर हम बात करें, सीरीज सर्किट जो कनेक्ट होता है लाइटनिंग वगैरह में, उसका भी एक अपना ही डिसएडवांटेज ये है कि भले ही उसका एक स्विच है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर उनमें से एक भी बल्ब बीच में से ख़राब हो जाता है तो उसका पूरा ही सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और पूरा सर्किट ब्रेक अगर हो गया तो फिर जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बहुत टाइम लगता है उसको ढूंढने में कि वो बल्ब जो ख़राब हुआ है उसको रिपेयर करे या फिर उसकी जगह एक नया बल्ब लगाए, और फिर से पूरी की पूरी लाइटनिंग एक साथ स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक तरीके का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सर्किट तो क्या ही कॉम्प्लिकेटेड है, सीरीज़ में लगा हुआ एक स्विच है, बट वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए सीरीज़ का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। हम ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें, पैरेलल में क्या होता है और सीरीज़ में क्या होता है। इसके बस डिसएडवांटेज की बात करेंगे जो सीरीज़ में आपको मिलेंगे, और एडवांटेज की बात करेंगे जो पैरेलल में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस से। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किटिंग। जो सीरीज सर्किट होता है उसका डिसएडवांटेज किस तरीके से आपके पास सामने आता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक बल्ब खराब हुआ बीच में से, तो सारा का सारा बल्ब ही नहीं, अगर आपका घर में किसी ने सीरीज कनेक्शन लगा दिया, तो अगर वो सीरीज का एक भी पॉइंट में अगर कोई भी अप्लायंस खराब होता है तो सारे के सारे अगले अप्लायंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट आएगा, इफ वन ऑफ द अप्लायंस
gets defected, then all other will also stops working. अगर एक बंद हुआ तो बाकी सारे भी क्या होते हैं, बंद होना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो इसका होगा वो क्या होगा कि हर किसी का एक इंडिविजुअल स्विच नहीं होता. लाइक आपने देखा होगा आपके घर में जो पैरेलल कनेक्शन वाले हैं, जैसे पैरेलल कनेक्शन आपके घर में लगा रहता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बल्ब ऑन करने के लिए अलग स्विच है, फैन ऑन करने के लिए अलग स्विच है, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन है. ठीक है. सीरीज में ऐसा नहीं होता. तो ऑल अप्लायंसेस have the same switch, due to which they cannot be turned on or off separately. नहीं कर सकते आप इनको अलग से बंद, क्योंकि सेम स्विच होता है ना, सबका एक ही स्विच है, तो उसको आप अलग से ऑन ऑफ नहीं कर सकते. एक खोला सब खुल जाएंगे, एक बंद किया सब बंद कर देंगे. ठीक है. अब नॉर्मली सीरीज़ कनेक्शन, अगर हम बहुत बेसिक चीज़ की बात करें तो सीरीज़ कनेक्शन जो था, सीरीज़ कनेक्शन में आपने देखा था कि वोल्टेज सेम नहीं जाता हर किसी के पास, है ना. वोल्टेज जो है वो डिफरेंट जाता है, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, अप्लायंसेस को शेयर करना पड़ जाता है वोल्टेज. पैरेलल में ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ईच अप्लायंस do not get the same voltage of, each appliance do not get the same voltage of 220 volt supply line. मतलब वो जो 220 वोल्ट का रेगुलर आपका सप्लाई लाइन होता है, उतना वोल्टेज जो है वो हर किसी अप्लायंस के पास नहीं जा पाता, जिससे कहीं ना कहीं उसके करंट और फाइनली उसकी पावर में भी क्या करता है, फ़र्क पड़ता है. और उसकी वर्किंग जो होती है वो भी क्या होती है, स्लो हो जाती है, या हम बोल सकते हैं इतनी एफिशिएंट नहीं रहती जितनी वो होनी चाहिए. एंड फाइनल पॉइंट ये है, क्योंकि उसके अंदर करंट इतना, देखो वोल्टेज कम जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है करंट, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है. अब अगर वोल्टेज जा रहा है कम तो करंट भी कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस of the circuit increases. ठीक है. मतलब रेजिस्टेंस जो होती है पूरे सर्किट की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ये सब सीरीज का डिसएडवांटेज है. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट किस में होता है, पैरेलल में. तो वो किस तरीके से आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल. तो उसको आप अगर स्टेट करना चाहो तो ऐसे स्टेट कर सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किटिंग. ठीक है. एडवांटेज क्या है पहले, बस इसकी बिल्कुल उल्टी होंगी. जैसे यहाँ पे इफ वन ऑफ द अप्लायंस गेट्स डिफेक्टेड एंड ऑल अदर विल आल्सो स्टॉप वर्किंग. क्यों, कनेक्टेड रहती हैं सारी की सारी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इफ वन अप्लायंस गेट्स डिफेक्टेड, ऑल अदर कीप्स वर्किंग नॉर्मली. अपना आराम से वर्क करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन ख़राब हो रहा है कौन नहीं हो रहा है. क्यों, क्योंकि उनका अपना क्या है, इंडिविजुअल स्विच है. हर किसी अप्लायंस का एक अपना स्विच होता है और उस स्विच के अकॉर्डिंग वो चलते हैं. वो ऑन है तो अप्लायंस ऑन है, वो ऑफ है तो अप्लायंस ऑफ है. अगर वो ख़राब भी हो जाता है तो बाकी किसी को परेशान नहीं करता. ठीक है. दूसरा क्या था यहाँ पे, दूसरा ये था कि सबको एक ही स्विच मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से सेपरेटली वो ऑन और ऑफ नहीं किए जा सकते. जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ऑल अप्लायंसेस, जितने भी अप्लायंस हैं, हैव इंडिविजुअल switches due to which they can be turned on or off सेपरेटली. मतलब अलग से कर सकते हैं उसको, इतना उसमें दिक्कत नहीं होगी. एक बंद है दूसरा बंद है. ठीक है. तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लास्ट टॉपिक है इसलिए कवर कर रहे हैं, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में आ जाए. फिर भी
जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज ये पता होना चाहिए कि घरों में किस तरह की सर्किटिंग होती है, ठीक है। तीसरा जो है वो ईच अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज ऑफ 220। अब वहाँ पर देखो आपको पता है पैरेलल आपने पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपने पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपने पढ़ा है। सीरीज में आपने पढ़ा है वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, और पैरेलल में क्या होता है, सब कॉमन पॉइंट के बीच में होते हैं, तो वोल्टेज सबको क्या मिलता है, इक्वल। ऑल अप्लायंसेस या फिर ईच अप्लायंस गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज। हर किसी को एक ही अमाउंट का क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है, दैट मीन्स 220 वोल्ट जो सप्लाई लाइन से आपके पास आ रहा होता है। अब देखो सबको इक्वल वोल्टेज मिलेगा, प्रॉपर करंट भी फ्लो होगा, प्रॉपर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कमी तो होगी। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज लो, क्योंकि करंट प्रॉपर फ्लो हो रहा है ना। जहाँ करंट प्रॉपर फ्लो होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे कर जाएगी, वहाँ पे है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई कैसे होगी, नहीं होगी। जबकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज कम मिलता है, करंट कम हो जाता है, करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या होता है, हाई होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। आप ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, रफ कर दिया जाए। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रिक पावर को पावर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर था आपका, वहाँ पे आपने पावर को पढ़ा हुआ है, ठीक है। पावर नॉर्मली वहाँ पे मैकेनिकल पावर की तरह आपके पास आई थी, और उसका जो फॉर्मूला वहाँ पे निकल के आया था वो था रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। पावर इक्वल्स टू, मैंने रेट आपको शायद बताया है, शायद नहीं बताया, मैं फिर बता देता हूँ। जहाँ पे रेट आएगा दैट मीन्स वो एक टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी और कितनी देर में काम कर पा रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क ओवर टाइम, ठीक है। ओवरऑल हो सकता है हर किसी में सेम एनर्जी हो सकता है हर किसी में सेम मतलब क्या कह सकते हैं, काम करने की क्षमता हो। वर्क और एनर्जी तो आपस में इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कौन किस काम को कितनी जल्दी कर पा रहा है वो उसकी पावर डिसाइड करती है, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखिए कि अगर मेरे पास दो इंसान हैं, ठीक है, और सेम एनर्जी से भरे हुए हैं, सब कुछ सही है उनका, बट उनमें से एक है जिसके अंदर थोड़ी पावर कम है। अब ना एनर्जी सेम और पावर कम ये दो चीज़ें हैं। देखो एनर्जी सेम और पावर कम, एनर्जी सेम का मतलब है अगर मैंने किसी को बोला भाई तो यहाँ पे पत्थर फोड़, और जो 2 पत्थर फोड़ने हैं, ठीक है। अब अगर उसने फोड़ने में मान लीजिए 10 मिनट लगाए, और सेम एनर्जी का इंसान लाया मैं दूसरा और उसने 5 ही मिनट लगाए, तो इसका मतलब एनर्जी तो सेम थी, डिफरेंस किस में था, डिफरेंस था अपने काम को करने में। काम था उनका 2 पत्थर को फोड़ना, अब उन्होंने कितनी जल्दी या कितनी देर में किया है वो उनकी पावर डिसाइड करेगी। मतलब उनकी पावर पे डिपेंड करेगा कि उनके पास उनकी पावर पे डिपेंड करेगा कि वो उस काम को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर उनके पास ज़्यादा पावर होगी तो उनका रेट जो है काम करने का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर उनकी पावर कम होगी तो उनका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, कम होगा। बट दैट कम्स अंडर मैकेनिकल पावर, जिसके हम बारे में हमने 9th क्लास में बात करी थी। दैट पावर इज डिफाइंड एज, यहाँ पर क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब वर्क कितने टाइम में, कितना फटाफट कर पा रहा है, कितनी देर में कर पा रहा है, वो पावर का मेजर होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल पावर के बारे में बात हो नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो पावर की बात हो रही है वो कैसी पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन भी कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, अगर फिर यहाँ पर डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग ऐसा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इलेक्ट्रिकल टाइम तो नहीं हो सकता, टाइम तो टाइम रहेगा, बट देन इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है वो किसका मेजर होगा, इलेक्ट्रिक पावर का। मतलब उससे पता लगेगा कि पावर कितनी है, पावर ज़्यादा है या पावर कम है, ठीक है ना। अब यहाँ से नॉर्मल देखिए,
लिखने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो सेम ही आता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से इसका SI यूनिट निकल जाएगा बहुत अच्छे से। SI यूनिट जो होगा वो क्या आएगा, पावर का यूनिट। वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक नई यूनिट होती है जिसको आप बोलते हो वॉट। पावर का यूनिट वॉट होता है, ये 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, वॉट जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर के लिए मेजर जब कर रहे होंगे, जब आप बहुत स्मॉल अमाउंट की पावर मेजर कर रहे होंगे, उस समय पर आप क्या यूज़ करोगे, वॉट यूज़ करोगे। लेकिन अब देखिए क्या होता है, वॉट इज़ अ पावर जो मतलब बेसिकली अगर आपको किसी सेल का या बहुत छोटे छोटे अप्लाइंसेस का अगर आपको पावर निकालना है, बल्ब का हो गया, और वो भी कब, जब वो बहुत छोटे अमाउंट के लिए यूज़ हो रहा हो। ठीक है, 3 घंटे बंद हो गया, 2 घंटे बंद हो गया और बल्ब है, ठीक है, तो उसकी पावर जो है वो वॉट में आएगी। जब आप कंबाइंड पावर निकालते हो ना, जैसे आपके घर में हर चीज़ होगी, AC, पंखा, टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ें होंगी, तो इन सब की इंडिविजुअल पावर्स होती हैं। ठीक है, अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उन इंडिविजुअल पावर्स को कम, अब हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तभी तो वो वर्क डन कर पाएंगे। अगर उनके पास पावर है ऑलरेडी और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तभी तो वो वर्क कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। अब वो पावर कहाँ से लेंगे, वो पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मेन मीटर में आ रही है वहाँ से लेंगे। अब वो जो पावर है वो वॉट 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 वॉट, हर किसी के पास वॉट वॉट जाएगी। किसी के पास कितने वॉट चली गई, 20, किसी के पास 50, किसी के पास 90, अलग अलग वॉट की पावर कंबाइन होके वो एक बड़ी पावर की वैल्यू देती है, जिसको आप क्या कहते हैं, किलोवाट। मतलब पावर की एक बड़ी यूनिट जो होती है, जैसे हम बोलते हैं ना ग्राम और किलोग्राम, ऐसी पावर की एक बड़ी यूनिट होती है जिसको आप क्या बोलते हो, किलोवाट। अब इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये क्यों मेजर, कहाँ यूज़ होता है और कैसे मेजर किया जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया, ये वॉट तो हो गया बहुत छोटी यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, किलोवाट हो गया उससे बड़ी यूनिट। अब जैसे पावर हाउस में प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें पावर किलोवाट में भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया ना। इट इज़ लाइक एक गिलास पानी, ठीक है, एक स्विमिंग पूल वाला पानी और एक पूरी नदी। तो ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है सब में क्या है, अलग अलग है ना। तो बस यही चीज़ है कि वॉट बहुत छोटा सा पावर के लिए यूज़ किया जाता है, किलोवाट थोड़ी ज़्यादा पावर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसमें अगर आपको पावर मेजर करनी है, कितनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कितनी पावर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उसमें आपके पास ना वॉट काम आएगा ना किलोवाट काम आएगा। वहाँ पर जो काम आता है वो आता है एक तीसरी यूनिट जिसको आप बोलते हो मेगावाट, MW। 1 मेगावाट जो होता है बेटा, इसमें 10⁻⁶ वॉट्स होते हैं, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, 1 मिलियन वॉट्स। 1 मिलियन वॉट से 1 मेगावाट बनेगा। ठीक, और यहाँ पे 1 किलो और वॉट का तो आपको बताइए 1000 वॉट से 1 किलोवाट बन जाएगा, है ना। यहाँ से 1 किलोवाट जो होगा वो 1000 वॉट से बना हुआ होगा। बट देन ये वाली यूनिट कब यूज़ होती है, जब बहुत ही मैसिव अमाउंट में आपको क्या करना हो, पावर को मेजर करना हो। किलोवाट जब डिसेंट अमाउंट में होता है आपका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वाट तो छोटी यूनिट ऑफ पावर के लिए यूज़ होता ही है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी पावर के बारे में कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी आगे बढ़ते हैं इससे, आप इधर नोट कर लीजिए, तब तक मैं रफ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी ये था पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, 9th क्लास में ही पढ़ी थी, और वो बेसिक सी चीज़ ये थी कि कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे अप्लायंस हो, कोई मशीन हो, वर्क सिर्फ उतना कर सकती है जितनी उसके अंदर एनर्जी होती है। यानी कि वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ काम सिर्फ उतना कर सकती है जितनी उसके अंदर क्या हो, एनर्जी हो। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा सकता हूँ जितना एनर्जी होगी, है ना। आप उतना ही पढ़ सकते हैं जितना आप में एनर्जी होगी। मतलब मैं लिख रहा हूँ, अब मेरे हाथ में जब तक एनर्जी रहेगी तब तक लिखेगा। ठीक, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी रुक जाएगा। तो एक कोई भी अप्लायंस हो, कोई मशीन हो, कोई ह्यूमन हो, वो काम सिर्फ उतना कर सकता है जितनी उसके अंदर क्या हो, एनर्जी। यानी कि वर्क डन और एनर्जी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, हमने फॉर्मूला भी क्या लिखा था, फॉर्मूला हमने लिखा था इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन। और इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम।
तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है P इक्वल्स टू ई अपॉन टी, जहाँ पे E मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उस एनर्जी से कैसे डिफरेंस है, जैसे पावर इलेक्ट्रिक पावर से डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर की यूनिट है वो थोड़ा अब आएगी तो यहाँ पे भी वॉट ही, लेकिन यहाँ पर एक माइनर सा चेंज आ जाता है। जो मैं किलोवाट की बात बता रहा था ना आपको, वो किलोवाट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ई अगर मैं निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज काइंड ऑफ एनर्जी विच वी कंज्यूम। ठीक है, कोई अप्लायंस जो है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा सो दैट वो फंक्शन कर सके। ठीक है, अभी जैसे कोई बल्ब जैसे बल्ब जल रहा है, अब ये बल्ब जो जल रहा है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो बनती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कितनी देर के लिए कर रहा है वो, मतलब जितनी देर के लिए मैंने उसे जला रखा है तब तक के लिए वो करेगा, तो वो अपॉन टाइम में आ जाता है, जो भी टाइम उसमें। अब यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम, यानी कि अप्लायंस की पावर कितनी है और वो कितने समय के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो बताएगा हमको कि उस अप्लायंस ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है। जैसे आपके पास एक फ़ैन है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ फैन जिसका पावर है 10 वॉट्स और इस फैन को चलाया गया है 4 आवर्स के लिए। अब अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फैन ने कितनी कंज्यूम करी है, सामने सामने फॉर्मूला है 10 इंटू 4, कितना आ जाएगा 40। यूनिट की अगर बात करें तो पावर की यूनिट यहाँ पे वॉट है और टाइम की यूनिट आर है, तो वॉट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या आ जाता है, वॉट आर निकल के आता है। ठीक है, अब नॉर्मली बात ये होती है कि ये तो सिर्फ एक फ़ैन का है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट आर हो जाएगा। अभी वॉट आर को भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, अभी देखना। ये तो सिर्फ एक फ़ैन की बात हो जाती है। अब आपके पूरे घर में सिर्फ एक फ़ैन तो होगा नहीं, आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज होंगे जिनकी ऐसी बहुत सारी डिफरेंट पावर्स होंगी जो अलग अलग समय के लिए चल रहे होंगे। जैसे आपका फ्रिज है, सारे दिन चलता है, सारी रात चलता है ना। तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो नॉर्मली क्या है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो 4 घंटे ना चल के बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए यूज़ होती हैं। तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है वो ऐसा ही होता है, बस थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब वो जब सब कंबाइन करके आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, जब एक बिल आएगा कि आपने इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर में नहीं आती। ठीक है, उसको जब आप बिल आता है ना किसी चीज़ का, तो उसको आप बोलते हो कमर्शियल यूज़ हो गया उसका। कमर्शियल मतलब आपने उसको यूज़ कर लिया एंड देन आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल यूनिट जो होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो वॉट आर नहीं होती। क्यों नहीं होती वॉट आर, क्योंकि वॉट आर मैंने फिर बताया था, वॉट जो होता है वो 1-2 अप्लायंस के लिए आपके पास आ सकता है। ठीक है, कमर्शियली जो आपका बिल वगैरह आता है, अपने बिल में भी चेक करिएगा जहाँ के भी आप हैं, वहाँ बिल जो आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है, वॉट आवर नहीं लिखा रहता, WH नहीं लिखा रहता, वहाँ लिखा रहता है KWH, किलो वॉट आवर। क्योंकि अगेन पावर जो होती है वो थोड़ी हैवी कंज्यूम कर देता है। हर अप्लायंस आपका जो घर में है वो सब मिल के एक हैवी पावर को कंज्यूम करते हैं, एक हैवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो पावर जो आती है वो किस मेजर में आती है, किलोवाट, ना कि वॉट, किलोवाट आवर। ठीक है ना। इनका अपना अपना एक डेफिनेशन भी होता है कि 1 वॉट आवर बताइए क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बताइए क्या होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आएगा तो क्या आप बताइए, डिफाइन 1 वॉट आवर, अगर आपके पास आ गया तो 1 वॉट आवर का क्या मतलब है, 1 वॉट 1 घंटा, मतलब 1 वॉट आवर, 1 वॉट 1 आवर, आर तो एक ही होगा, खैर उसके आगे कोई ऐसा लगता नहीं है। नॉर्मली क्या है इसका मतलब है, इट मीन्स आपके पास एक अप्लायंस है जिसकी पावर क्या है, 1 वॉट है और वो कितनी देर के लिए यूज़ हुआ है, 1 आवर के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है डिफाइन 1 वॉट आवर, या ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 वॉट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करिए यहाँ पे क्या है, 40 वॉट आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस बन सकती हैं इसकी। जैसे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनेगा कि एक अप्लायंस है जिसकी पावर 10 वॉट्स है और वो 4 घंटे के लिए चल रहा है, तो हम कह सकते हैं 40 वॉट आवर्स। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई अप्लायंस है जिसकी पावर, अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती तो इट मीन्स दैट वी हैव एन अप्लायंस
जिसका पावर 40 वाट है और वो 1 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है। और सिमिलरली 1 kWh में भी यही होगा, मतलब किलोवाट आवर में भी यही होगा कि अगर किसी का बोल रहा है कि 1 किलोवाट आवर डिफाइन कीजिए, तो 1 किलोवाट आवर डिफाइन कैसे होगा? इट मीन्स दैट एनी अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर हैज़ बीन यूज फॉर 1 आवर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई होगी वो कितनी हुई होगी? किलोवाट आवर। बेसिकली कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने की, वो क्या होती है? किलोवाट आवर। इसको लिख देते हैं साइड में, क्या होती है? किलोवाट आवर। दिस इज द यूनिट फॉर जो भी कमर्शियल यूनिट में आपका बिल वगैरह आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसको मेजर करके आता है कि आपने इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका बिल आता है वो आता है यूनिट्स में, वो ऐसा KWH में नहीं देते कि आपने इतना KWH इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर दिया। वो देते हैं कि आपने कितना यूनिट बिल, कितना यूनिट जो है वो यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूनिट यूज़ किया है। तो जैसे इनका 1 यूनिट होता है ना, ये 1 यूनिट जो होता है ये 1 kWh के बराबर होता है। अगर जैसे किसी का बिल आ रहा है फॉर एग्जांपल जैसे 40 kWh होता है, जैसे 40 वाट आ रहा है, 40 kWh होता है, 40 किलोवाट आवर, तो वहाँ पर आपका जो बिल था वो 40 यूनिट्स होता। अब आपके जो रुपीज़ सेट होते हैं वहाँ पर, वैसे तो अलग अलग होते हैं, डिसेंट अमाउंट में जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक में, उसमें आपके पास लिखा होगा रुपीज़ फॉर एग्जांपल 3 पर यूनिट, रुपीज़ 3 पर यूनिट के हिसाब से बिल निकाल लिया अपना। और अगर आपका 40 किलोवाट आ रहा है, इसका मतलब आपकी 40 यूनिट्स हैं, 3 पर यूनिट के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3 इंटू 40। तो इस हिसाब से आपके पैसे निकल जाते हैं उसमें। बस जो मेन चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि एक यूनिट में कितना किलोवाट आवर होता है? 1 किलोवाट आवर। और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? जो बिल कैलकुलेशन होती है वो करते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अब नॉर्मली कि एक ही रुपीज़ पे पूरा बिल सेट कर दिया जाए। 100 यूनिट्स का हिसाब होता है कि 100 यूनिट पे इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे पर यूनिट। उसके बाद 100 के ऊपर अगर चला गया और 200 तक गया तो नेक्स्ट 100 के लिए आपके पास एक अलग सेटअप होता है कि इतने रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर उससे भी ऊपर अगर आपका बिल जा रहा है, मतलब अगर 200 प्लस यूनिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 200 प्लस किलोवाट आवर की एनर्जी अगर आपने यूज़ करी है, तो आपका बिल किस तरह से नेक्स्ट जो 100 होंगे। और 100 करते करते आपका जो रुपीज़ का सेटअप है वो चेंज होता रहता है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट 100 पैसे भी चेंज होते रहते हैं। तो ये था किलोवाट आवर का सिस्टम। अब पावर के जो मैं बाकी फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में कर देते हैं बात। देखिए, एक जो एक्सप्रेशन है वो मैं लिखूंगा पहले और समझाऊंगा बाद में। आप देखना कि आपने ये कहीं देखा है या नहीं, या आपको मैंने दिखाया था या नहीं। कहीं तो पता ही होगा, कहीं से तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक कीजिए। नॉर्मली अभी पावर का एक फॉर्मूला आपके पास है, वो है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का जो नॉर्मल फॉर्मूला अभी आपके पास दिया हुआ है वो है वर्क डन अपॉन टाइम। अभी ध्यान से देखिए, ये चीज़ आपने शायद पढ़ी हुई है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, वी से इसको डिनोट करते हैं, आपको पता है। एक कंडक्टर के अंदर, जैसे सपोज एक कंडक्टर है ये, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, दिख रहा है, ऊपर नीचे हो गया, ये कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर में आपके पास एक करंट फ्लो हो रहा है अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। वी आपका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट लेट्स सपोज आई है और टी टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है। ध्यान रहे कौन कौन सी चीजें आ गई। एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दूसरा आपके पास क्या आ गया? करंट आ गया, और तीसरा आपके पास आ गया टाइम। तो इसका वर्क डन कितना हुआ? करंट ने वर्क डन कितना किया अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v इफ इट हैज फ्लोन टू टिल टाइम t, मतलब t टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है v पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो I करंट है वो। तो वर्क डन कितना होगा? इसका वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला है v इंटू आई इंटू टी। ये वर्क डन है। अब ये कहाँ से आया आप सोचिए, तब तक हम आगे लिखते हैं। आप पॉज करके सोचिए, हम आगे लिखते हैं, ठीक है। W इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। देखिए, आपको दो चीज़ें, दो एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी बताए हुए थे। एक तो था पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वर्क डन ओवर चार्ज, कितना चार्ज मूव हुआ है और उस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क लगा है, ठीक है। और यहीं से करंट की बात भी किया जाए तो I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम का एक्सप्रेशन भी है और वर्क डन का भी है।
तो नॉर्मल इन दोनों एक्सप्रेशन को ले लेंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं क्या करें, w इक्वल्स टू वी इंटू क्यू लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं, करेक्ट। इस q को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इंटू आई इंटू टी, जो कि सबसे पहले हमने लिखा था, ठीक है। पर इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है नया पावर का फॉर्मूला निकालने में। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। ये जो W की वैल्यू आपने VIT निकाली है, इसको यहाँ पुट कीजिए, T से T कैंसिल, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, या फिर पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, जैसा भी आपको गिवन होगा उस हिसाब से, ठीक है। पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे ना वर्क डन दे रखा है ना टाइम दे रखा है, और इन टर्म्स ऑफ अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस में करंट दे दिया, और जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी के अलावा भी कुछ होता है, तो उसका तो पचका हो गया ना। तो नॉर्मली क्या है, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई विल बी द फॉर्मूला व्हेन इन टर्म्स ऑफ अगर ये गिवन होगा आपको, लाइक वोल्टेज और करंट आपको गिवन होगा, ठीक है। अभी दो और फॉर्मूला देखिए, दो हो गए, एक तो हो गया आपका कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला 1, दिस इज फॉर्मूला 2। अभी फॉर्मूला 3 करेंगे। अब आपको पता है, देखिए ओम्स लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है, करेक्ट। इस V की वैल्यू अगर मैं सेकंड वाले में पुट कर दूं तो थर्ड फॉर्मूला बन के आ जाएगा, P इज इक्वल टू V की जगह आएगा आई आर, करेक्ट, और एक और R है, नहीं सॉरी एक I है, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। दिस विल बी द थर्ड फॉर्मूला, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ना गिवन रह के क्या गिवन रहेगा, रेजिस्टेंस गिवन रहेगी। तो वहाँ पे आपके पास किस तरीके से पुट करना है वो फॉर्मूला यहाँ पे है। अगर चौथा फॉर्मूला भी ओम्स लॉ से कनेक्टेड है। इसी V इज इक्वल टू आई आर को अगर मैं R की टर्म्स में I की टर्म्स में लिख दूँ तो क्या होगा, V अपॉन R, और इस I की वैल्यू को दोबारा सेकेंड वाले में पुट करो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर का एक और फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास चार फॉर्मूले बन जाते हैं पावर के, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, T इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, थर्ड आ जाता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड लास्ट वन इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये पावर के चार फॉर्मूले हैं। इन टर्म्स ऑफ जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको करना है। नेक्स्ट एक और चीज़ हमने बताई आज, जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलो वाट आवर। वाट आवर में भी हो सकता है, लेकिन वाट आवर में कमर्शियली यूज़ नहीं होता। कमर्शियली जो यूज़ होता है वो आपका किस में होता है, किलो वाट आवर में होता है। और किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपका बिल कभी भी किलो वाट आवर में वो नहीं देगा। आपका बिल हमेशा वो रीड जो करता है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग करता है कि किस तरह से यूनिट्स में आपका बिल आए, और उसको फिर किलो वाट आवर में आप देख सकते हो कि जितनी यूनिट है उतना ही आपने किलो वाट आवर की एनर्जी क्या की होगी, कंज्यूम की होगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर बिल सेटअप होकर आपका पेमेंट करनी पड़ती है आपको, ठीक है। आई होप ये पावर के जो चारों फॉर्मूले हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे, आए कैसे, ठीक है। और जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो क्लियर होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स जो हैं पावर से रिलेटेड और कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड वो सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।